स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टिश्यू यानी ऊतक। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि हकीकत में टिश्यू होता क्या है, ऊतक हम कहते किसे हैं। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जो उत्पत्ति एवं कार्य ओरिजिन एंड फंक्शन में क्या हो, सेम हो, यानी ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो क्या है, उत्पत्ति एवं कार्य में क्या हो, समान हो, उस समूह को हम क्या बोलेंगे, ऊतक कहेंगे। अब बात आई, हम ये भी कह सकते हैं कि वो संरचना में भी समान हो, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो संरचना में समान हो। कोशिकाओं का अगर सारी कोशिकाएं एक जैसी संरचना में होंगी तो ऐसे ऊतकों को हम सरल ऊतक कह देते हैं, लेकिन कुछ ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू की फॉर्म में भी होते हैं जिनमें क्या है, कोशिकाओं की जो आकृति होती है, आकार होता है, वो अलग अलग होता है, लेकिन वो सभी कोशिकाएं मिलकर एक ही पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। इसलिए हम जो टिश्यू को जब डिफाइन करेंगे तो हम बताएंगे कि कोशिकाओं का ऐसा समूह होना चाहिए जो उत्पत्ति एवं कार्य में क्या हो, समान हो। ऐसे समूह को हम क्या बोलेंगे, ऊतक कहेंगे। अब बात आई कि इन टिश्यूज का फॉर्मेशन होता क्यों है। तो आपने पढ़ा होगा जो उद्विकास में कि एक कोशिकीय जीव आए, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनके सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक सेल ही रेस्पॉन्सिबल होती है, चाहे उससे रेस्पिरेशन करना हो, एक्सक्रीशन करना हो, रिप्रोडक्शन करना हो, कुछ भी करना हो, डाइजेशन करना हो, वो सारे काम कौन करेगा, वो सिंगल सेल करती है। यानी उस सेल के पास डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, क्यों, वो है ही अकेली। फिर आपने देखा होगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, वहाँ पर सेल्स ने एग्रीगेशन किया और क्या है, टिश्यूज का फॉर्मेशन किया। तो वो इन टिश्यूज ने अलग अलग जो एग्रीगेशन किया वो किया है श्रम विभाजन के लिए, डिवीजन ऑफ लेबर के लिए। फिर इन टिश्यूज ने मिलकर क्या बनाना शुरू कर दिया, ऑर्गन बना दिया, और ऑर्गन से मिलकर क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर किसका, एंटायर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो केवल प्लांट टिश्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पादपों के लिए भी वही है कि पादप के आपने देखा होगा मुख्य भाग होते हैं जड़, तना और पत्ती। तो ये जो जड़, तना, पत्तियां होती हैं ये भी क्या है, बहुत सारे ऊतकों से मिलकर बनती है। आपको पता है कि पत्ती का अलग फंक्शन होता है ना, रूट का अलग होता है, स्टेम का अलग होता है। स्टेम में भी अलग अलग टिश्यू होते हैं कि पेरेन्काइमा नाम सुनाओ, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम एक्सेट्रा। ये सारे जो टिश्यूज हैं ये पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या है, इकट्ठे होकर, और उन्होंने क्या कर लिया है, डिवीजन ऑफ लेबर कर लिया, श्रम विभाजन कर लिया है, और क्या है, पादप के अलग अलग भागों में अलग अलग कार्यों को क्या करते हैं, ये संपादित। तो हम सबसे पहले ऊतक के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू। तो देखो, विभाजन के आधार पर जो टिश्यू होता है वो दो तरीके का होता है। पहला मेरिस्टेम, विभजोतक, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका परमानेंट टिश्यू, यानी ऐसा ऊतक जिसमें क्या है, असीमित विभाजन की क्षमता हो, अनलिमिटेड कैपेसिटी हो किसकी, डिवीजन की, और परमानेंट टिश्यू जिसमें क्या है, डिवीजन की क्षमता नहीं हो। बेसिकली जो परमानेंट टिश्यू है मेरिस्टेम से ही डेवलप होता है, यानी जो मेरिस्टेम होता है वो लगातार विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। जिन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है उन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। जो ये विभाजन की क्षमता समाप्त होती है तो ये जो प्रोसेस है, यानी जैसे एक कोशिका में क्या है, विभाजन की क्षमता है, और वो क्या हो गई, ऐसी कोशिका में परिवर्तित हो गई जिसमें क्या है, विभाजन की क्षमता नहीं है। तो इसको फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, विभेदन हो गया उसमें, कि पहले विभाजन की क्षमता थी, अब विभाजन की क्षमता समाप्त हो गई। अगर वापस से उसमें विभाजन की क्षमता आ जाए तो उसको हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। समझ में आया आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है? कि कोशिका थी जिसमें विभाजन की क्षमता थी, समाप्त हो गई, वो डिफरेंशिएट हो गई, प्रोसेस को क्या बोला, डिफरेंशिएशन। वापस से उसने डिवीजन की कैपेसिटी गेन कर ली तो उसको हम बोलेंगे
डी डिफरेंशिएशन, और वापस से वो क्या है, फिर से विभाजन की क्षमता को खो दे, फिर से विभेदित हो जाए तो उसको हम बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। ठीक है ना। तो बेसिकली जो परमानेंट टिश्यू है उनका फॉर्मेशन भी किसके द्वारा होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा। अब हम क्या है, सबसे पहले इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ेंगे। मेरिस्टेम, देखिए इसका जो उद्भव हुआ है, इस टर्म का जो ओरिजिन हुआ वो ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से हुआ है। मेरिस्टोस का मतलब क्या होता है, टू डिवाइड, यानी विभाजित होने की क्षमता या विभाजित होना। हाँ, मेरिस्टोस का मतलब होता है विभाजित होने की क्षमता या विभाजित होना। तो यानी ये ऐसा ऊतक है जिसमें क्या है, विभाजन की क्षमता होती है, असीमित क्षमता होती है, अनलिमिटेड कैपेबिलिटी होती है डिवीजन की। तो ऐसे ऊतक को हम क्या बोलेंगे, विभजोतक बोलेंगे। इसकी कोशिकाएं होती है वो आइसोडाइमेट्रिक होती है, समव्यासी होती है, ओवल शेप भी हो सकती है, गोलाकार भी हो सकती है, या पॉलीगोनल भी हो सकती है, बहुभुजीय भी हो सकती है। सेल्स कैसी होंगी, अंडाकार हो सकती है, गोल हो सकती है, बहुभुजीय होंगी। इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेज होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अंतरकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होंगे। साथ में जितने भी कोशिकांग हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ईआर वगैरह, वो इनमें उपस्थित होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या है, इनमें ज़्यादा मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिकली क्या है, एक्टिव सेल्स होती हैं। इसलिए क्या है, जो विभजोतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो कभी भी क्या है, भोज्य पदार्थों का संग्रह नहीं करती। रिक्तकाएं इनमें लगभग अनुपस्थित होती हैं। हरित लवक जो होता है इनमें क्लोरोप्लास्ट या तो एब्सेंट होगा, और अगर प्रेजेंट है या तो वो एब्सेंट होगा, अगर प्रेजेंट है तो वो प्रोप्लास्टिड की फॉर्म में होगा, यानी जिससे बाद में क्या हरित लवक का निर्माण होगा। कोशिका भित्ति इनकी पतली होती है, सेल वॉल थिन सेल वॉल होगी, और सेलुलोज की बनी होगी, और प्राइमरी सेल वॉल होगी। प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, पतली होती है। कोशिका द्रव्य इनका क्या होता है, डेंस होता है, सघन होता है, केंद्रक बड़ा और स्पष्ट होता है। तो ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं के क्या है, कुछ लक्षण है, आपको समझ में आए होंगे। कैसी होती है, आइसोडाइमेट्रिक होती है, समव्यासी होती हैं, ये उनकी आकृति होती है। उनके बीच में इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है क्योंकि मेटाबॉलिकली ये एक्टिव सेल्स होती हैं। हरित लवक इनमें अनुपस्थित होगा, अगर उपस्थित है तो वो प्रोप्लास्टिड के फॉर्म में मिलेगा। कोशिका भित्ति पतली होती है और प्राथमिक कोशिका भित्ति के रूप में उपस्थित होती है, जो मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका द्रव्य कोशिकाओं का गाढ़ा होता है, केंद्रक बड़ा और एवं स्पष्ट होता है। तो ये क्या है, हमारे इनके कुछ लक्षण है। फिर बात करते हैं कि मेरिस्टेम कितने प्रकार का होता है। प्रकार पढ़ेंगे तो प्रकार क्या है, अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार होते हैं। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर इसके प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर क्या कौन कौन से प्रकार हैं। पहला प्रोमेरिस्टेम, दूसरा है प्राइमरी, तीसरा सेकेंडरी। प्राक विभजोतक बोलते हैं इसको प्राथमिक बोलते हैं, इसको द्वितीयक बोलते हैं। प्रोमेरिस्टेम को हम एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम भी बोलते हैं क्योंकि ये भ्रूण में मिलता है। ऐसा विभजोतक है जो किस में मिलता है, भ्रूण में मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोमेरिस्टेम बोलते हैं। तो जो आपको पता है कि जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो, वो सीड के अंदर होता है, जर्मिनेट होता है, तो उसके प्लूम्यूल से क्या है, हमारा एरियल सिस्टम या प्ररोतंत्र
बनता है और उसके रेडिकल से क्या है, मूल तंत्र रूट सिस्टम का क्या है, फॉर्मेशन होता है। तो वहां पर ये जो विभाजन करने वाला जो टिश्यू होता है वो हमारा कौन सा होता है, प्रोमेरिस्टेम होता है। ये प्रोमेरिस्टेम का इसका फंक्शन होता है, ये विभाजित होकर प्राथमिक विभजोतक का निर्माण करता है। अब बात करते हैं प्राथमिक विभजोतक की। प्राथमिक विभजोतक क्या है, देखो आपको पता चल गया जिसका ओरिजिन किससे होता है, प्रोमेरिस्टेम से। ठीक है, प्रोमेरिस्टेम से इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है, विभाजित करने की इसमें क्षमता होती है और ये बनाएगा क्या, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ओरिजिन किससे हुआ, प्रोमेरिस्टेम से। फंक्शन क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राथमिक स्थायी ऊतकों का फॉर्मेशन करता है। जैसे परमानेंट टिश्यू प्राथमिक कौन कौन सी वजह से, आपका पेरेन्काइमा हो गया, प्राइमरी जाइलम हो गया, प्राइमरी फ्लोएम हो गया, ये क्या है, हमारे प्राथमिक स्थायी ऊतक हैं। जैसे उदाहरण क्या आपसे पूछ ले कि प्राइमरी मेरिस्टेम का एक उदाहरण दे, तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम है आपने देखा होगा, जो हमारे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उन वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कैम्बियम उपस्थित है। तो ये जो कैम्बियम है इसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है वो हमारा क्या है कि प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। फिर दूसरा है हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो विभजोत की कोशिकाएं हैं उनमें क्या है, विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसको हम विभेदन कहते थे। तो ये जो द्वितीयक विभजोतक है इसका निर्माण प्राथमिक विभजोतक से नहीं होता, इसका निर्माण होता है स्थायी ऊतकों में डी डिफरेंशिएशन से, विभेदन से। कैसे कि जो स्थायी ऊतक होते हैं वो उनमें वापस से क्या है, विभाजन की क्षमता आ जाती है या वो कोशिकाएं वापस से डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो इस जो घटना को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, पुनर्विभेद, सॉरी विभेदन, हिंदी में बोलते हैं विभेदन, डी डिफरेंशिएशन। तो स्थायी ऊतक वापस से विभाजित होना शुरू कर देते हैं और हमारे क्या है, द्वितीयक विभजोतक का निर्माण करते हैं। जैसे इसका उदाहरण है सेकेंडरी का इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हुआ, वुंड कैम्बियम हुआ, और कॉर कैम्बियम हुआ। ये क्या है, हमारे सेकेंडरी टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। सेकेंडरी कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वितीयक विभजोतक के उदाहरण हुए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, वुंड कैम्बियम एवं कॉर कैम्बियम। तो ये क्या है, विभाजित होकर द्वितीयक स्थायी ऊतकों का निर्माण करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे विभजोतक थे वो कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। उनके फंक्शन, उनके एग्जाम्पल और उनके ओरिजिन के बारे में हमने पढ़ा। आगे फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।